आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म विधिक ज्ञानविद गौड़ पर। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है लोकहितवाद, उसके बारे में जानेंगे। उसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, उसके दायर करने के नियम जानेंगे और इससे किस किस प्रकार के जो मानव अधिकार हैं उनको संरक्षण मिलता है। सभी विषयों को हम विस्तार में आज हम जानेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु में से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनते हैं और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के जो छात्र हैं, उनके किसी न किसी सेमेस्टर में उपरोक्त बिंदु से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बनता है। तो बिना समय को खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो बिंदु है लोकहितवाद, उसके बारे में समझने का और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो मेरे द्वारा ये नोट्स तैयार करे गए हैं, जिन नोट्स से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, वो बहुत ही मेहनत के बाद में बहुत ही समय निकाल कर पैराग्राफ सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट करने का कार्य किया जाता है तथा बहुत ही सरल भाषा में इनको तैयार किया जाता है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व को बताइए। लोकहितवाद दायर करने के नियम क्या हैं, इसके अंतर्गत किन किन मानव अधिकारों को संरक्षण मिलता है। लोकहितवाद, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में PIL भी कहते हैं, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सार्वजनिक हित के मामलों को न्यायालयों में उठाया जाता है, भले ही याचिकाकर्ता सीधे तौर पर प्रभावित ना हुआ हो। प्रारंभ में न्यायालयों की यह धारणा थी कि केवल वही व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत राहत प्राप्त कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अब इस नियम को बदल दिया है और अनुच्छेद 32 के दायरे को काफी विस्तृत कर दिया है। न्यायालय ने स्थापित किया कि कोई भी संस्था या लोकहित से प्रेरित नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट याचिका दायर कर सकता है जो गरीबी या किसी अन्य कारण से न्यायालय में याचिका दायर करने में असमर्थ है। लोकहितवाद के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि आखिर इसका क्षेत्र क्या है होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि PIL किन क्षेत्रों में दायर की जा सकती है। जो पहला बिंदु है, किन जिस जिस क्षेत्र में की जा सकती है, पर्यावरण के क्षेत्र में की जा सकती है। पर्यावरण है, मानवाधिकार है, महिला अधिकार है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है। ये जो भी बिंदु हैं, इनके सभी के संबंध में PIL दायर की जा सकती है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रदूषण है, नदियों की सफाई है और वनों की कटाई इत्यादि इत्यादि। मानवाधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? जेल में कैदियों की स्थिति, बंधुआ मजदूरों और बाल श्रम से संबंधित के संबंध में भी PIL दायर की जा सकती है। महिला अधिकार, जो कार्यस्थल पर यौन शोषण या घरेलू हिंसा के संबंध में भी PIL दायर की जा सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्पतालों की कुव्यवस्था, मतलब अस्पतालों में व्यवस्था का ठीक न होना, और भ्रष्टाचार, सार्वजनिक कार्यालयों में बड़े पैमानों पर धांधली या घोटालों की जांच के संदर्भ में PIL दायर की जा सकती है। लोकहितवाद PIL दायर करने के क्या नियम हैं, उनके बारे में भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना समय खराब करते हुए। कोई भी संस्था या लोकहित से प्रेरित नागरिक याचिका दायर कर सकता है। याचिका किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को लागू करने के लिए होनी चाहिए जो गरीबी या अन्य कारण से स्वयं न्यायालय नहीं जा सकता। अखिल भारतीय, एक इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ AIR 1981 मामले में यह निर्धारित किया गया कि एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के तहत रिट के लिए आवेदन दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि रजिस्टर्ड जो संघ होते हैं वो ही PIL दायर कर सकते हैं, लेकिन मगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला दिया कि अगर कहीं ऐसा महसूस होता है, किसी का शोषण हो रहा है
या कह सकते हैं कि जैसे मेरे द्वारा बताया गया पर्यावरण से संबंधित कोई बिंदु है, मानवाधिकार से संबंधित है, महिला अधिकार है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, इत्यादि इत्यादि से संबंधित किसी भी संबंध में पीआईएल दायर की जा सकती है। पीआईएल कहाँ दायर की जाती है इसके बारे में भी हम समझते हैं। उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल दायर की जा सकती है और उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत पीआईएल दायर की जा सकती है। अब पीआईएल दायर करने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। लेटर पिटीशन, एक साधारण पत्र या पोस्ट कार्ड लिखकर भी मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया जा सकता है, किसी भी जो भी आपका बिंदु है उसके संबंध में। रिट याचिका, वकील के माध्यम से विधिवत याचिका दायर की जा सकती है, दूसरी प्रक्रिया यह है। तीसरी एक प्रक्रिया और है दस्तावेज, याचिका के साथ ठोस सबूत, न्यूज़ रिपोर्ट, आरटीआई जवाब आदि संलग्न करने होते हैं। ठीक है, जो इसके साथ में दस्तावेज लगाने होते हैं वो ये लगाते हैं। न्यायालय की शर्तें, इसमें न्यायालय ने कुछ शर्तें भी रखी ताकि इसका पीआईएल का दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ने कुछ इसके लिए शर्तें भी रखी हैं। सद्भावना, गुड फेथ, याचिकाकर्ता का उद्देश्य नेक होना चाहिए। निजी हित का अभाव, याचिका निजी दुश्मनी, राजनीति या केवल प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और आधार कार्ड और शपथ पत्र, याचिकाकर्ता को अपनी पहचान और याचिका की सच्चाई का शपथ पत्र देना होता है। ये जो न्यायालय के द्वारा शर्तें रखी गई हैं, जिसके प्रसिद्ध उदाहरण भी हैं। जो पीआईएल के संबंध में कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुसैन आरा खातून केस है, जेलों में बंद 40,000 विचाराधीन कैदियों की रिहाई करी गई थी इसके अंतर्गत। एमसी मेहता केस है, गंगा प्रदूषण और ताजमहल के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे इसमें। विशाखा केस है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ गाइडलाइंस जारी करी गई थी, जिनके लिए मैं संक्षेप में नीचे आपको पढ़ेंगे बताऊंगा। लोकहित बात का महत्व क्या क्या है इसके बारे में भी हम समझते हैं। न्याय का लोकतंत्रीकरण, यह न्याय को केवल अमीर लोगों तक सीमित न रखकर गरीब और शोषित वर्ग तक पहुंचाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, जब सरकार या प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट पीआईएल के माध्यम से उन्हें आदेश दे सकता है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। कम लागत, इसमें वकील की भारी फीस और लंबी अदालती प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। संरक्षित मानव अधिकार क्या है उनके बारे में भी हम जानते हैं। लोकहित बात के तहत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार संरक्षित हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। पीआईएल ने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार की व्याख्या को इतना व्यापक बना दिया है कि इसमें कई नए अधिकार शामिल हो गए हैं। जैसे क्या क्या है उनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एमसी मेहता बनाम भारत संघ जैसे मामलों में कोर्ट ने माना कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी भी जीवन जीने का एक मौलिक अधिकार है। इसलिए उपरोक्त बिंदुओं को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार के अंतर्गत लिया जाता है। कैदियों के अधिकार, कैदियों के क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में मैंने जैसे ऊपर बताया था कि बिंदु था, एक कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक केस आया था हुसैन आरा खातून केस के माध्यम से उन कैदियों को रिहा कराया गया जो बिना मुकदमे के सालों से जेल में बंद थे। इसमें त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल को मानवाधिकार माना गया। बंधुआ मजदूर से मुक्ति, समाज के शोषित वर्ग को गुलामी जैसी परिस्थितियों से निकालने के लिए पीआईएल का व्यापक उपयोग हुआ है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में पीआईएल के जरिए ही महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के दिशा निर्देश बने थे, जिसे विशाखा गाइडलाइंस नाम दिया गया था। भोजन का अधिकार, पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने कहा कि भूख से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए और इसे सरकार की जिम्मेदारी माना। तो आज हमने जो पढ़ा है महत्वपूर्ण बिंदु था।
आगे हम किसी अन्य बिंदु के साथ में, अन्य किसी टॉपिक के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप गुड बाय बाय। और जाते जाते मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो टॉपिक है उसके विषय में कमेंट कीजिए, और तथा अगर आपको किसी विधि से संबंधित किसी अन्य बिंदु पर जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, सरल भाषा में समझना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। समय निकालकर मेरे द्वारा उसके संबंध में भी जल्द ही वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।